अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मईशत में इस्तेहकाम आने के बाद भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में अब तक नाकाम नजर आ रही है। जनवरी में 14.6% की महंगाई की शरह गुज़िश्ता 12 बरस की बुलंद तरीन सतह है। यानी स्टेट बैंक, वजीर खजाना, वजारत खजाना, मुआशी तज्जियाकार, सबकी तवक्कात एक तरफ रह गई हैं और महंगाई की शरह एक के बाद एक हालिया रिकॉर्ड को तोड़ती नजर आ रही है। महंगाई की शरह में सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि खाने पीने की अशिया की महंगाई 14.6% से भी बहुत ज्यादा है, और उसमें भी शहरी इलाकों के मुकाबले में देही इलाकों में बेपनाह इजाफा है, जो पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में तशवीशनाक बात है। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया में महंगाई जनवरी के महीने में शहरी इलाकों में 19.5% रही, जबकि देही इलाकों में खाने पीने की अशिया की महंगाई 23.8% रही। यानी तकरीबन 1/4 इजाफा देखा गया, जिससे सवाल उठ रहा है कि गरीब आवाम कैसे गुजारा करेंगे। और हुकूमत पर तनकीद इस बात पर हो रही है कि एक तो IMF के प्रोग्राम में तेल, बिजली और गैस की कीमतों की वजह से महंगाई है, जो कि समझ में आता है कि हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, ये महंगाई करनी ही थी। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म दावा बार बार करते हैं माफियाज से लड़ने का, और नतीजा निकलता है माफियाज के फ़ायदा उठाने का। जनवरी के महीने की महंगाई तवक्कात से ज़्यादा आने के बाद आज स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी देखी गई और 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से ज़ायद की कमी देखी गई। और मार्केट यही कह रहे हैं इस वक्त स्टॉक ब्रोकर और तज्जियाकार के, क्योंकि अब महंगाई की इस शरह के साथ मार्केट्स में ये उम्मीद दम तोड़ गई है कि शरह सूद में मुस्तकबिल करीब में 13.25% की बुलंद सतह से कोई कमी आएगी, जिसकी वजह से इतनी बुलंद शरह सूद के साथ मुल्क में सरमायाकारी का और मुआशी तरक्की का अभी कोई इम्कान नजर नहीं आता। वज़ीर आज़म 2020 को तरक्की का साल कह रहे हैं, मगर महंगाई कंट्रोल ना होने की वजह से अब उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि साल 2020 तरक्की का साल होगा। मुआशी इस्तेहकाम को तरक्की में बदलने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। सोने पर सुहागा ये कि बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा और टैक्स महसूलात टारगेट से बहुत कम है। जनवरी के टैक्स महसूलात के नंबर्स और ज्यादा मायूस कुन सूरत हाल दिखा रहे हैं। हुकूमत ने 5,500 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा, फिर IMF से दरख्वास्त करके उसे कम कराया और टारगेट 5,238 अरब रुपए हो गया, मगर इस टारगेट को भी हासिल करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस कम टारगेट के बावजूद भी जनवरी में 100 अरब रुपए हदफ से कम जमा हुए, जिससे पहले 7 महीने में टैक्स शॉर्टफॉल 387 अरब रुपए पर पहुंच गया है। अगले 5 महीने में इसे कम करने की कोई उम्मीद नहीं, बल्कि शॉर्टफॉल में इजाफे की तवक्को है। यहाँ ये सूरत हाल गंभीर नजर आ रही है। टैक्स जमा हो नहीं पा रहा, बरामदात बढ़ नहीं पा रही, तरक्याती काम हो नहीं रहे, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म गुज़िश्ता हुकूमतों पर तंज करते रहे थे और इस बात से कतई नज़र तनकीद करते रहे थे कि जनरल मुशर्रफ ने 60 रुपए का डॉलर छोड़ा था। फिर जनरल मुशर्रफ के जाते ही पीपल्स पार्टी को IMF के पास जाना पड़ा, रुपया 90 रुपए से तजावुज़ कर गया। फिर नून लीग भी IMF के पास गई और नून लीग ने जब इक़्तिदार छोड़ा तो रुपया तकरीबन 120 रुपए का हो गया। मगर वज़ीर आज़म इमरान खान डॉलर के कर्जे को रुपए में बताते रहे। साथ ही ये एक उसूल है कि दुनिया भर में कर्जे को डेट टू GDP की शरह के हिसाब से देखा जाता है कि मईशत का साइज़ कितना है, उस हिसाब से मईशत पर कर्ज कितना है। मगर इमरान खान माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी को ख़राब दिखाने के लिए सिर्फ नंबर्स ही बताते रहे। 10 साल पहले पाकिस्तान का पूरा तारीख का कर्जा 5,000 अरब रुपया था, 5 ट्रिलियन रुपया। आज 21 ट्रिलियन रुपया है। हमारा जो कर्जा 10 सालों में 6 ट्रिलियन से 6,000 अरब से आज पाकिस्तान का कर्जा 30 ट्रिलियन का है। इन 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा, जो 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा था 6,000 अरब रुपया, वो इन 10 सालों में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पहुंचा है। 24,000 अरब रुपया इन्होंने इस मुल्क को 10 सालों में मकरूज किया है। अब रुपए में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कर्ज महज 15 महीने में 40% बढ़ गया है और पाकिस्तान का टोटल कर्जा खुद वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक 41,500 अरब रुपए तक पहुंच गया है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता 10 साल के 24,000 रुपए की तहकीकात के लिए कमीशन बना चुके हैं, जो तहकीकात कर रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार पर यह इल्ज़ाम लगाती रही कि उन्होंने 20 से 30 अरब डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर मार्केट में डालकर मसनूई तौर पर रुपए के कदर को डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम रखा, जिससे मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बुरी तरह मुतासिर हुए और बरामदात भी मुतासिर हुए। जो एक्सचेंज रेट है आपका
उसको जब डीवैल्यू किया जाता है तो उसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना नहीं होती। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि पिछले 5 साल में हमने 20 से 30 अरब डॉलर हमने अपनी करेंसी मार्केट्स के अंदर इंजेक्ट किए ओवर वैल्यू रखने के लिए अपनी करेंसी को। अब वो डॉलर जो है ज़ाहिर है कि आपकी मईशत में दस्तयाब नहीं थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के आखिरी 1.5 साल के अंदर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे, जो आपके गैर मुल्की जैसे हम ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, वो तकरीबन आधे रह गए थे। तो ये लग्जरी अब हमारे पास नहीं है कि हम ये अफोर्ड कर सकें कि हम ये डॉलर जो है वो खर्च के उसको रिटेन कर सकें। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी हुकूमतों ने उस वक्त कि जब पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में नहीं था और वो आज़ाद थी मार्केट में इंटरवेंशन करने के लिए, तो रुपए के कदर को मुस्तहकम करने के लिए 24 अरब डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए ताकि रुपए की कदर ना गिरे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जुलाई 2012 से जुलाई 2013 तक 3.4 अरब डॉलर्स रुपए की कदर संभालने के लिए मार्केट में डाले। नून लीग की हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम से निकलते ही अक्टूबर 2016 से जून 2018 तक 20.7 अरब डॉलर्स मार्केट में झोंक दिए, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इसाक डार पर इस काम के लिए तनकीद कर रही थी कि उन्होंने स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं रहने दिया और उसे इस काम के लिए इस्तेमाल किया, उसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी अक्टूबर 2018 से अप्रैल 2019 तक 4.5 अरब डॉलर 4.5 अरब डॉलर्स इस रुपए की कदर को इस्तेहकाम देने के लिए मार्केट में डाले, जो पहले ही रुपए की कदर गिर चुकी थी, फिर भी उसे इस्तेहकाम देने के लिए 4.5 अरब डॉलर डाले। मगर शहबाज राना की स्टोरी के मुताबिक असद उमर जो उस वक्त वजीर ख़जाना थे, उनसे जब इस स्टोरी के लिए उन्होंने मौका मालूम किया तो उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक ने यह काम उनसे पूछकर नहीं किया था। मगर तहरीक इंसाफ के मुताबिक इसाक डार ने यह काम स्टेट बैंक ने इसाक डार के दौर में यह काम उनके कहने पर किया था। अब सूरत हाल ये है कि इन नाकामियों का जिम्मेदारी वज़ीर आज़म माफियाओं को करार दे रहे हैं, मगर वो कौन से माफियाज हैं जो उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं, ये वज़ीर आज़म नहीं बता रहे हैं। तनकीद तो हुकूमत के अंदर से हो रही है, खुद हुकूमती फैसले ही बहरान की वजह बन रहे हैं, मगर इल्ज़ाम माफियाओं पर लगाया जा रहा है। और वो माफिया कौन है वज़ीर आज़म तो नहीं बता रहे, मगर वज़ीर आज़म के वज़रा ज़रूर बता रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं, मगर पहले माफिया ने गंदुम इस हुकूमत से बरामद करा ली, फिर किल्लत पैदा करके इसी हुकूमत में महंगी करा दी, फिर 3 लाख टन दरामद करने का फैसला करा लिया जिस पर खुद हुकूमती वज़रा एतराज़ उठा रहे हैं। फिर शुगर माफिया ने इस हुकूमत में चीनी बरामद करा दी, फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत 58 रुपए से 80 रुपए करा दी, और कल फिरदौस आशिक एवान साहिबा ने कहा कि हुकूमत ने अब चीनी भी दरामद करने का फैसला किया है। मगर ये तो पॉलिसी इकदाम हैं, इस तरह इन इकदाम से माफिया के खिलाफ कार्रवाई कहाँ है, जिसके खिलाफ कार्रवाई का वज़ीर आज़म बार बार दावा कर रहे हैं, आवाम से वादा कर रहे हैं, पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं, कभी बरामद कर रहे हैं, कभी दरामद कर रहे हैं, मगर माफिया के खिलाफ वज़ीर आज़म कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अब अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि माफिया तो असल में खुद तहरीक इंसाफ में है और तहरीक इंसाफ ने उन्हें फ़ायदा पहुंचा दिया और कोई कार्रवाई नहीं होगी। अपोजिशन के इन इल्ज़ामात को वफाकी वज़रा के बयानात तक़वियत दे रहे हैं। अगर मैं कौम के सामने ये एतराफ़ करूं कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई। लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाइएगा और मुंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। वज़ीर आज़म माफियाओं का नाम नहीं ले रहे हैं, खुद वज़रा उन माफियाओं का नाम ले रहे हैं, साथ में तफसील में ये भी बता रहे हैं कि कैसे माफिया इसी हुकूमत से फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, महज दरामद करने के पॉलिसी इकदाम उठाए जा रहे हैं। माफिया का इल्ज़ाम खुद हुकूमती अराकीन लगा रहे हैं, जबकि करप्शन का इल्ज़ाम खुद हुकूमती इत्तिहादी लगा रहे हैं। काफरी के रहनुमा ने कहा कि नए पाकिस्तान में करप्शन के रेट बढ़ गए हैं। लोग कहते हैं कि जी आप इत्तेहाद में बैठे हुए हैं और करप्शन जो है उसके अंदर इतनी बढ़ोतरी आ गई है कि लोग अब 500 वाली रिश्वत के 5000 भी ऑफ़र करते हैं, तो अगला कहता है नहीं मुझे 50,000 दो। इमरान खान के नाम ले लेके रिश्वत को वसूल किया जा रहा है, बढ़ चढ़ के किया जा रहा है। इसी तरह महंगाई में इजाफे का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म माफियाओं को दे रहे हैं, जबकि महंगाई में इजाफे की बात खुद हुकूमती अराकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुकूमत को महंगाई पर तवज्जो देना हो। अवाम का बहुत बुरा हाल हो गया है, तो इस हुकूमत की तवज्जो अब कहाँ होनी चाहिए? गवर्नेंस पर और आवाम को रिलीफ देने पर होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अगर हम महंगाई को फोकस कर लें तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे कर लेंगे। नजर आ रहा है कि किस तरीके से माफियाज फायदा उठा रहे हैं बार बार इस हुकूमत से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रही है कि करप्शन उल्टा बढ़ गई। टॉप प्रायोरिटी हमारी हुकूमत की होनी चाहिए, वो गुड गवर्नेंस और महंगाई के खात्मे पे होनी चाहिए।
महंगाई पर काबू पाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इलेक्शन से पहले वादा था, मईशत की बेहतरी वादा था। एक एक करके जब वो वादे नहीं पूरे कर पा रहे हैं, उनमें नाकामी हो रही है, तो इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं। और सिर्फ ये वादा नहीं था, एक और वादा वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से किया गया था और इल्ज़ाम खुद इत्तेहादी लगा रहे हैं। एक वादा एहतसाब था और एहतसाब का दूसरा वादा जब नाकामी उसमें हो रही है तो वज़ीर-ए-आज़म ने उसका इल्ज़ाम भी माफिया ऊपर डाल दिया। मगर जो अदालती फैसले आए हैं उससे ये तासुर उभरा है कि इंतकाम की आड़ में एहतसाब हो रहा था। तो चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। फिर एक एक करके अपोजिशन रहनुमा जमानत पर रिहा हुए तो जमानती फैसलों में अदालत ने एहतसाब के अमल और नीयत पर सवालात उठाए। वज़ीर-ए-आज़म माफियाओं को जिम्मेदार इसका भी करार दे रहे हैं, मगर वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने इस बात का एतराफ़ किया कि हुकूमत अवाम की तवक्कात पर पूरा नहीं उतर सकी। आप ही का जुमला है कि फेस बिहाइंड द केस, मगर चेयरमैन नैब कहते हैं कि हम फेस नहीं देखते, हम केस को देखते हैं। तो क्या आपको लग रहा है अब नैब कॉम्प्रोमाइज़ कर गया? देखें, नैब ने क्या कंप्रोमाइज़ करना। अब देखें, नैब ने भी अपने ताईं तो कोशिश की, दो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जेलों में हैं और फिर ये अदालतों ने उनकी ज़मानतें ली हैं। अब मैं इस पर क्या तबसरा कर सकता हूँ। मैं तो यही बात कहूँगा कि लोगों ने जो एहतसाब से तवक्कात लगाई थी वो लोगों के मेयार पे एहतसाब की तवक्कात पूरी नहीं आई। इस सब के बाद वज़ीर-ए-आज़म का इल्ज़ाम है कि उनकी हुकूमत को माफिया काम नहीं करने दे रहा। इसका भी जायज़ा ले लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फ़ौज, अदलिया, मीडिया की वो सपोर्ट हासिल रही है जो पिछली किसी हुकूमत को हासिल नहीं रही। अपोजिशन उनको किसी काम से नहीं रोक रही। लीडर ऑफ दी अपोजिशन शहबाज शरीफ लंदन में है, मरीम नवाज़ खामोश है, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी खामोश हैं। जबकि इमरान खान खुद जब अपोजिशन में थे तो भरपूर जलसे और धरने दे रहे थे, पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होकर पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे थे। मीडिया गुज़िश्ता हुकूमतों को IMF के प्रोग्राम, एमनेस्टी स्कीम, टैक्स में इजाफे के इक़दामात, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, प्राइवेटाइजेशन, हत्ता कि मुआशी रिफॉर्म्स पर भरपूर तनकीद करता था। जबकि तहरीक इंसाफ को मीडिया से सब पर भरपूर ताउन मिला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो मीडिया चैनल्स पर बैठकर अपनी मुआशी टीम को साथ बिठाकर अवाम से एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने की अपील की और मीडिया ने भरपूर सपोर्ट किया। इस प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी मुआशी टीम के साथ जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम किया। ताजिरों ने हड़तालें की तो माजी के बरक्स हुकूमत को मीडिया ने सपोर्ट किया। ये माजी में कभी नहीं हुआ। हुकूमत ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चाइना से इमदाद ली तो सपोर्ट मिली हुकूमत को। हालांकि तमाम इशूज़ पर खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फिर मीडिया गुज़िश्ता हुकूमत को टफ टाइम देता था, मगर फिर भी वज़ीर-ए-आज़म को अपनी नाकामियों की शिकायत दूसरों से है। हमने इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हुकूमत को के एक एक वज़ीर और बहुत सारे जो लीडिंग रहनुमा जो मीडिया पर जाते हैं उनको दावत दी, वो प्रोग्राम में नहीं आए। तो हमने आज प्रोग्राम में दावत दी है ऐसे माहिर मईशत को जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सियासत और मईशत को भी समझते हैं। इसहाक डार की जब इकनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रही थी उनको बार बार वार्न कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे। असद उमर साहब पर भी वार्निंग दे रहे थे। वो दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर ज़ैदी साहब और खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अकबर ज़ैदी साहब, ये माफिया हैं या हुकूमत मिसमैनेज कर रही है चीज़ें, उनसे संभल नहीं रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल ये नज़र आ रही है? मईशत से उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर माफियाज हैं, वो हुकूमत में रहे हैं तकरीबन 1.5 साल हो गया, उनको पता होना चाहिए कौन सी लॉबी भारी है, कौन सी जो है वो कीमतें बढ़ा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है ये मसला नहीं, ये एक तरह से जो हक़ाइक़ हैं उनसे ज़रा पीछे हटना है और किनारा कशी करना है। बुनियादी तौर पे तो ये इनका तो एक आइटम एजेंडा था जब से इन्होंने IMF के साथ मुआहिदा किया है पिछले मई में, वो ये था कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना। वो तो कामयाब हो गए। बाकी किसी और ने किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं की थी कि अच्छा महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा। आप जो बात कर रहे हैं 14.5% महंगाई, अगर आप वो तो एक तरफ है, लेकिन अगर आप जिसको खुर्दोनोश की चीज़ें देखें, फूड इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है, वो तो 25% है। और ये महंगाई का मतलब तो ये नहीं होता कि चले AC नहीं चल रहा है या गैस नहीं है या गाड़ी नहीं है, वो तो अपनी जगह है। लेकिन जब ये खाने पीने की चीज़ें अशिया जो महंगी हो जाती हैं और 25% उनमें महंगाई हुई है इस साल, तो आप खुद सोचें कि लोगों पर कितना असर पड़ रहा होगा। माफियाज एक तरह से ये कह सकते हैं कि निकम्मे लोग हैं, काम नहीं कर रहे, उनकी तरफ रुझान नहीं है, ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज की खबर जैसे आपको भी पता होगी कि वो FBR के चेयरमैन शायद हट गए या चले गए, उनकी जगह कोई नए किसी और का नाम आया है। तो अगर इस तरह की, इसको माफिया कहना गलत होगा, इसको कहना होगा ना अहली कंप्लीट काउंट्स। मेरे इस हुकूमत ने ये वाजे कर दिया है कि IMF के जाने के बाद जब इनको एक प्रोग्राम मिला था जिस पर ये कुछ आगे बढ़ सकते थे,
इन्होंने अब बस वो प्रोग्राम तो चला लिया है, एक हदफ इन्होंने पूरा उसको टारगेट मीट कर लिया है, उसके अलावा इनको कोई दिलचस्पी नहीं। खुर्रम हुसैन साहब, आप क्या कहिएगा, माफिया है या मिसमैनेजमेंट है? शाहज़ेब, माफिया तो देखें आज या कल पैदा नहीं हुए। अगर माफिया की किसी ने बात करनी है, अलबत्ता जिन चीज़ों की हम लोग बात कर रहे हैं ये तो नए हैं, ये तो इन दिनों में ही आए हैं, तो अगर इनसे माफिया नहीं का कंट्रोल किए जा रहे तो उसकी क्या वजह है कि माजी में हमने महंगाई इस लेवल की नहीं देखी है, एटलीस्ट 10 सालों में नहीं देखी। ले तो दरमियान में जो हुकूमतें थी वो उन्होंने क्या किया था, जिस तरीके से इन माफिया को उन्होंने कंट्रोल किया था, अगर हम माफिया के ऊपर लगाएं इल्ज़ाम। लेकिन अगर आप डेटा को नज़दीक से देखें तो कोई माफिया नज़र नहीं आ रहा है सच। मिसाल के तौर गंदम को की तरफ इशारा करके जो है ज़्यादातर वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि यहाँ है माफिया जिसने गंदम की प्राइस को इंक्रीज़ किया है। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि गंदम की कमी होने की वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने ख़रीदारी नहीं की, जिसकी वजह से एक टेम्प्रेरी प्राइस शॉक आया है। लेकिन जब हम डेटा को देखते हैं तो गंदम से ज़्यादा तो दालों की कीमतें चढ़ी हैं, गंदम से ज़्यादा तो मुर्गी की कीमत चढ़ी है, गंदम से ज़्यादा तो अंडों की कीमत चढ़ी है, देहाती इलाकों में तो गुड़ की कीमत उससे ज़्यादा चढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? फिर ये कौन सा माफिया है? सब्ज़ी में कौन सा माफिया है और मुर्गी और पोल्ट्री में कौन सा ऐसा माफिया है? और अगर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हर तरफ एक माफिया है और बस वो तो फिर वो किस तरीके से फ़ायदा उठा के आगे चलना चाह रहे हैं? उनको काबू करने में माजी हुकूमतें क्यों इतने कामयाब रही हैं और इनसे क्यों नहीं किया जा रहा? ये सारे सवाल पैदा होते हैं। खुर्रम हुसैन साहब, ये भी बताइए कि 14.6% की इन्फ्लेशन, क्योंकि आप बड़ा नज़र भी रखते हैं इस सारे डेटा पर, स्टेट बैंक लग रहा है उनकी तवक्कात से ज़्यादा है, मार्केट की तवक्कात से ज़्यादा है। आपको लगता है बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है, एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक ये नंबर आ गया? जी, बुलंद नंबर तो आया है। मैंने भी जब पहली दफ़ा देखा था तो काफ़ी गौर से मुझे दोबारा से स्टडी करना पड़ा था अपने आप को यकीन करने में कि वाकई में ये ऐसा ही चल रहा है। लेकिन अगेन उसको जब ज़्यादा डिटेल में देखें तो ये टेम्प्रेरी प्राइस शॉक इतना मुझे नहीं नज़र आ रहा जितना कहा जा रहा है। स्टेट बैंक ने नवंबर में भी कहा था कि टेम्प्रेरी प्राइस शॉक है, टमाटर की वजह से एकदम से जो पूरी CPI इंडेक्स है वो एलिवेट हो गई है, वो राइज हो गई है। अब ये कैसा टेम्प्रेरी प्राइस शॉक है जो नवंबर से लेकर जनवरी में भी चलता चला आ रहा है और चल नहीं रहा, लेकिन मजीद और रफ्तार पकड़ रहा है। और अभी देख लें कि जो भी वीट की प्रोक्योरमेंट है वो तो शुरू भी नहीं हुई, वो तो होएगी अभी अप्रैल के महीने से ऑनवर्ड्स आगे। तो जो अभी उन्होंने सपोर्ट प्राइस सेट की है उसका इम्पैक्ट जो है वो तो अभी आना है मज़ीद। आप देख लें दूध की कीमतों में जो हो रहा है वहाँ भी कई एरियाज़ में अब ये इस हद तक बात पहुँच गई है कि सप्लायर्स जो हैं वो कह रहे हैं हम अर्बन एरियाज़ में अब नहीं बेचेंगे दूध अगर आपने इसमें एक कीमत में इजाफा करने की हमें इजाज़त नहीं दी। तमाम जो इंडस्ट्री के लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, हमें फीडबैक उनसे यही मिल रही है कि प्राइस प्रेशर्स जो बिल्डअप हुए हुए हैं सप्लाई चेन में वो अभी तक सामने आए नहीं हैं, यानी कि बहुत और अभी महंगाई जो है वो लग रहा है मौजूद है अभी इकॉनमी में, जिसका जो अभी सामने आएगी आने वाले महीनों में। तो आई थिंक जिस तरीके से स्टेट बैंक इसको कहना चाह रहा है कि ये टेम्प्रेरी प्राइस प्रेशर्स हैं, या जिस तरह से गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि ये सारा माफियाज का हैंडी वर्क है, ये दोनों एक्सप्लेनेशन से कोई समझ नहीं आ रही ये वाली एक्सप्लेनेशन। अकबर ज़ैदी साहब, फिर भी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 2020 जो है वो बड़ा तरक्की का साल होगा। अब इस महंगाई के साथ जब शरह सूद नहीं कम होगी फिर सरमायाकारी कैसे होगी और टैक्स जमा हो नहीं पा रहा, कोई उम्मीद की जाए कि 2020 तरक्की का साल होगा? मेरा तो ख्याल है इनका शुरू से कोई टारगेट मीट करने का नहीं था और ये बातें थी। और ये जब IMF का प्रोग्राम 3 साल का है तो इनकी कोशिश ये थी और शायद अभी भी ये है कि एक साल तो गुजर गया, मई में खत्म हो जाएगा, दूसरा साल भी किसी तरह से गुजार दें, तीसरे साल में जाके थोड़ा सा कहेंगे अच्छा अब हम अपने हाथ खोलने जा रहे हैं। अब आप देखें ना कि हमारी जो ग्रोथ रेट है, शरह नमू है, वो 2.3, 2.2 शायद 2.1% हो जाए, उससे ज्यादा नहीं होगी। हमारी आबादी भी उसी लिहाज से बढ़ रही है। तो आप खुद सोच लें कि इसमें मईशत का कोई इजाफा तो नहीं होने वाला। तो ये जो कह रहे हैं कि 2020 का ग्रोथ ईयर होगा, किस तरह होगा? आपने बात की टैक्सेशन के टारगेट्स की, टैक्सेशन के टारगेट्स तो उस वक्त पूरे होंगे चाहे आप जितने भी बढ़ा दें, 5 खरब रुपए कर लें, जो भी करने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मईशत नहीं बढ़ेगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, लोग खर्च नहीं करेंगे, तो फिर वो ये आपके जो टारगेट्स हैं खासतौर पर टैक्स के, वो भी पूरे नहीं हो सकेंगे। हम ये देखते हैं कि ये जो हमें नजर आ रहा है कि मईशत नहीं बढ़ रही, रोजगार नहीं बढ़ रहा, लोगों के पास जो बुनियादी चीजें खरीदने के लिए नहीं है, तो वो तो सब हर जगह रोक रहे हैं। और साथ साथ हम ये देखते हैं, बड़ी अजीब बात है, हम ये देखते हैं कि ये जो सेनेट में जो बात उठाई गई है कि इनकी
इनकी जो तनख्वाहें हैं वो 100% बढ़ा दी जाए, 200% बढ़ा दी जाए। तो जब इस तरह की बातें होंगी तो जाहिर है ये वाजे हो जाता है कि इनको ना दिलचस्पी है, ना आता है और ना इनकी ख्वाहिश है कि कुछ अभी इस वक्त कुछ ठीक किया जाए। ये समझते हैं कि ठीक है, अभी जो किश्ती संभली हुई है, संभालते रहो, थोड़ा बहुत और आगे चलते रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सब ठीक नहीं होने वाला। खुर्रम हुसैन साहब, आपको क्या लगता है 2020 में इस महंगाई और इस शरह सूद के साथ कहां आपको नजर आती है मईशत जाती हुई? शाहजेब, इकोनॉमी को कहीं जाने से पहले इस पूरे निज़ाम के ऊपर एक ग्रिप लाना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप की एक ग्रिप होए ताकि कुछ ऐसी महसूस तो हो कि कोई इंचार्ज है और कोई है जो इस सब कुछ को खींच के एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है। फ़िलहाल वो फीलिंग नहीं है। और ये इंडस्ट्री वालों ने भी कहा है। कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, जो इतना बड़ा पाकिस्तान का एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो साइलोज़ में काम कर रही हैं, यानी कि मिनिस्टर एनर्जी अपनी तरफ काम कर रहे हैं, मिनिस्टर फाइनेंस अपनी तरफ लगे हुए हैं, उनके आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन नज़र आ रही है, मिनिस्टर कॉमर्स अपनी जगह लगे हुए हैं, लेकिन कोई कहीं पर किसी किस्म की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। तो जब तक ये लीडरशिप नहीं आती तो मेरे ख्याल में ग्रोथ की तरफ मूव करने का तो सवाल पैदा नहीं होता, अनलेस ये लोग एक चीज़ करने लगे कि बेसिकली बाहर से कोई या तो पैसों का एकदम से बंदोबस्त करें। जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब फंस गए थे 2001 तक पहुंच के, समर ऑफ 2001 आपको अगर याद हो, तब भी कुछ इसी किस्म के हालात पैदा हो गए थे कि ना इकॉनमी ग्रो कर रही थी, अलबत्ता तब इन्फ्लेशन का ये आलम नहीं था, लेकिन तब एकदम से बाहर से एक जोल्ट लगा था पूरे मुल्क को 9/11 की शक्ल में, और उसके बाद जो पैसे आने शुरू हुए थे उन्होंने एकदम से मईशत में रफ्तार पैदा की थी। अगर इस टाइप की कोई चीज़ होए तो फिर कहा जा सकता है कि इस साल में वाकई में कोई ग्रोथ आएगी। लेकिन अगर कोई भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जैसा निज़ाम चल रहा है इसी तरह चलते चलते अगर इसके अंदर से कहीं से ग्रोथ एक इम्पेटस पैदा होएगा, तो वो आई थिंक इस साल में देखना तो मुश्किल है। बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, अकबर जैदी साहब। दोनों का ख्याल है कि इस तरीके से 2020 में पाकिस्तान तरक्की दिखाए जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म दावा और वादा आवाम से कर रहे हैं, वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और वज़ीर-ए-आज़म को दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की बजाय, माफियाओं पर जिम्मेदारी डालने की बजाय इस वक्त देखना चाहिए कि उनकी हुकूमत कहाँ नाकाम हो रही है, उनकी हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस कहाँ है। बिज़नेस कम्युनिटी कह रही है कि हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म एक्सेसिबल तो हैं, मिलते तो हैं, मगर उसके बाद जो वादा करते हैं, बाकायदा तौर पर PBA के प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि उस पर यू टर्न हो जाता है। ये हुकूमत बार बार यू टर्न लेती है उन इकदामात पर भी जिनका वादा बिजनेस कम्युनिटी से करती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आम खबरों में बात करेंगे। कोरोना वायरस का फैलाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। चीन से उभरने वाला ये वायरस अब 26 मुमालिक तक पहुंच चुका है और चीन से बाहर भी इस वायरस से हलाकत की खबर सामने आ गई है। सिर्फ गुज़िश्ता रोज इस वायरस से 57 हलाकतें हो चुकी हैं। रिपोर्टेड मालूमात के मुताबिक अब तक 18,000 के करीब लोगों में यह वायरस मुंतकिल हो चुका है। मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से 362 हलाकतें हो चुकी हैं। चीन में अब तक कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें 2002 के सार नामी बीमारी की हलाकतों से तजावुज कर गई हैं। चीन में मुसलसल ड्रोन्स के जरिए हुकूमत अवाम को खबरदार कर रही है, एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने का कह रही है और लोगों को ड्रोन्स के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि वो सड़कों पर मुसलसल मास्क पहन कर रखें। जहां इस वायरस के फैलाव से मामला गंभीर से गंभीरतर होता जा रहा है, वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है। साइंसदानों को अब तक ये इल्म नहीं है कि नया कोरोना वायरस किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है और नई वबा कितना नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस हवाले से साइंसदानों में इत्तफाक राय पैदा हो गया है कि ये बीमारी इंसानों के दरमियान बहुत तेजी से फैल सकती है, क्योंकि इसका फैलाव इन्फ्लुएंजा की बीमारी जैसा है। तहकीककारों के मुताबिक कोरोना वायरस के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, हकीकत में मुतासरीन की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि मुतासरीन की तादाद 1 लाख तक हो सकती है, जो सार नामी बीमारी से कहीं ज्यादा है। तहकीककारों के मुताबिक जब सार नामी बीमारी पर 2003 में काबू पा लिया गया था, तो उस वक्त तक इस बीमारी के सिर्फ 8,000 केसेस थे और उसमें से सिर्फ 10% लोगों की हलाकतें हुई थी। मगर माहिरीन का ख्याल है कि नए कोरोना वायरस की सबसे बड़ी गैर यकीनी यह है कि इस बीमारी में कितने लोगों की हलाकतें हो सकती हैं। इस वक्त साइंसदान नए कोरोना वायरस की फैलाव और उसकी हलाकतों का माजी की वबाई बीमारियों से होने वाली हलाकतों के साथ जायजा ले रहे हैं। तहकीककारों के मुताबिक 1918 में स्पेनिश फ्लू, जिसे इन्फ्लुएंजा के नाम से भी याद किया जाता है,
वो पहली बार अमेरिकी फौजियों में देखा गया था और देखते ही देखते दुनिया की 1/3 आबादी इस बीमारी से मुतासिर हुई। दुनिया में 5 करोड़ लोग इस बीमारी से हलाक हुए, जिसमें 6.5 लाख हलाकतें सिर्फ अमेरिका में हुई थी। यानी इस बीमारी में हलाकतों की शरह 2.5% थी। इसी तरह 2009 के स्वाइन फ्लू में तकरीबन 2,85,000 लोग हलाक हुए थे और इस बीमारी में हलाकतों की शरह बहुत कम यानी 0.2% थी। मगर कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस अब तक 18,000 के करीब सामने आए हैं। 362 हलाकतें हुई हैं, यानी इस बीमारी में अमवात की शरह अभी 2% से तजावुज़ कर रही है। और गैर यकीनी यही है कि अगर कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस सामने आने वाले हकाइक से कहीं ज़्यादा हों तो बहुत सी अमवात हो सकती हैं, क्योंकि इस बीमारी की शरह अमवात इन्फ्लुएंजा की बीमारी की शरह अमवात से मिलती जुलती है। मगर चूंकि इन्फ्लुएंजा में दुनिया की 1/3 आबादी मुतासिर हुई थी, इसलिए लाखों अफराद हलाक हुए थे, जबकि कोरोना वायरस में अब तक मुतासिरीन की रिपोर्टेड तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी तरफ आज चीनी साइंसदानों ने ऐलान कर दिया है कि उनके पास इस हवाले से इजाफी सबूत मौजूद हैं कि नया कोरोना वायरस भी चमगादड़ के जरिए फैला है। चीनी साइंसदानों के मुताबिक नए कोरोना वायरस के जीनोम टेस्टिंग से ये जाहिर होता है कि ये सार नामी बीमारी के वायरस से बहुत मिलता जुलता है। साथ ही ये हैरानकुन तहकीक भी सामने आई है कि 7 मुतासरा लोगों में मौजूद कोरोना वायरस चमगादड़ में मौजूद कोरोना वायरस से 96% मुमासलत रखता है। अब हर हवाले से अहम तहकीक है। हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि सार नामी बीमारी, जिसका आउटब्रेक 2002 में चीन में हुआ था, सैकड़ों लोग इस वबाई बीमारी में हलाक हुए थे, उस पर भी साइंसदानों का ख्याल था कि वो बीमारी भी चमगादड़ में मौजूद वायरस से फैली थी। और अब नए वायरस से मुतालिक भी इब्तिदाई तहकीक में यही मामला सामने आ रहे हैं, लेकिन अब तक इस बीमारी का कोई इलाज सामने नहीं आया है और मुतासिरा लोगों का सिर्फ अलामती इलाज किया जा रहा है, यानी उनकी देखभाल की जा रही है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत रखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अब तक नए कोरोना वायरस का वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं हो सका है। इस हवाले से आलमी सतह पर सर जोड़कर साइंसदान बैठे हैं। अब तक इस हवाले से कोई दवाई भी तजवीज़ नहीं की गई है, लेकिन मुतासरा लोगों पर वायरसेस के खिलाफ लड़ने वाले मुख्तलिफ ड्रग्स को इस्तेमाल करके टेस्टिंग की जा रही है। इस हवाले से अमेरिका की बायोटेक कंपनी गिलियड की एंटीवायरस मेडिसिन, जो सार और एबोला जैसी बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल हुई, उसी को चीन में नए कोरोना वायरस से मुतासरा लोगों पर इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी अफादियत की टेस्टिंग की जाएगी। इस खबर के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर गिलियड नामी कंपनी के शेयर्स में 13% इजाफा देखने में आया है। सिर्फ यही नहीं, दीगर ममालिक भी कोरोना वायरस के इलाज के लिए मुख्तलिफ अद्वियात की टेस्टिंग कर रहे हैं। इस हवाले से कल थाईलैंड में अहम पेशरफ सामने आई है। थाईलैंड में HIV ड्रग्स और फ्लू के खिलाफ एंटीवायरल ड्रग्स को मिलाकर कोरोना वायरस से मुतासरा 71 साला खातून पर टेस्ट किया गया। थाई हुकाम का मानना है कि टेस्टिंग के 48 घंटे के बाद खातून का कोरोना वायरस खत्म हो गया था, यानी टेस्ट में वो नेगेटिव शो कर रहा था। थाई हुकाम का मानना है कि उन्होंने एक और मरीज पर भी ये फार्मूला अप्लाई किया है और इस केस में भी बेहतरी नजर आई है। लेकिन ये ड्रग कोरोना वायरस से मुतालिक कितना कारआमद साबित हो सकता है, इस हवाले से थाई हुकाम का कहना है कि कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वो इसे सिर्फ आलमी मेडिकल कम्युनिटी की मदद के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी अब तक कोई दवाई भी कोरोना वायरस के लिए आलमी इदारों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से तजवीज़ नहीं की गई है। बहरहाल पूरी दुनिया इस नई वबा से मुताल्लिक मुतहर्रिक हो गई है। हर सतह पर इस हवाले से काम किया जा रहा है। आम बात यह है कि पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ और अच्छी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने कोरोना वायरस टेस्ट करने के ज़रूरी आलात मंगवा लिए हैं और चीन के साथ परवाज़ें बहाल होने के बाद कई पाकिस्तानी शहरी मुल्क वापस पहुंच चुके हैं, जिनको टेस्टिंग के बाद क्लियर कर दिया गया है। और आज वज़ीर आज़म के जो मुशीर सेहत हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं वो बाकायदा तौर पर स्क्रीनिंग के बाद आ रहे हैं। अब भी कुछ पाकिस्तानी चीन में हैं। इस हवाले से आज पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दिया कि चीन में पाकिस्तानी आज़ादाना सफ़र कर सकते हैं, सिवाय उनके जो वुहान शहर में मौजूद हैं। Pakistani community in China. चीन में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, उन्हें सफर करने की मुकम्मल आज़ादी है, सिवाय उनके जो वुहान शहर में मौजूद हैं। उनकी नक्लो हरकत महदूद है। जो तुलबा और कारोबारी हजरात वुहान शहर में मौजूद हैं, मेजबान एजेंसीज और इदारों का उनसे राब्ता मौजूद है और उन्हें तमाम रोजमर्रा की जरूरी खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उन्हें कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हम इस चीज को मुकम्मल तौर पर समझते हैं, लेकिन ये सब कुछ आर्जी है। पाकिस्तानियों का सही तरीके से ख्याल रखा गया है। हम पाकिस्तानी दोस्तों का वैसे ही ख्याल रख रहे हैं जैसे हम अपने लोगों का रखते हैं और कभी उनकी अहमियत हमारे अपने लोगों से भी ज्यादा होती है।
ये अहम बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत भी इस हवाले से मुतहरिक नजर आ रही है और पाकिस्तानी अवाम को हर रोज इस हवाले से और इकदामात के हवाले से एतमाद में भी ले रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम, इस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर मामले की तहकीकात चाहते हैं, मगर पेशावर BRT मंसूबे में ताख़ीर और उसमें होने वाली बदइंतज़ामियों पर खामोश हैं। उसमें ताख़ीर की ना तो खुद तहकीकात कर रहे हैं, ना ही तहकीकात होने दे रहे हैं। पहले नैब की तहकीकात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया गया और आज सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करके FIA की तहकीकात भी रुकवा दी गई। ये 1.5 साल में दूसरा स्टे ऑर्डर है जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के BRT की तहकीकात के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि FIA अपनी तहकीकात मुकम्मल करके 31 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर समाअत की, जिसमें FIA को मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया गया था। दौरान समाअत जस्टिस मजहर आलम ने पूछा कि क्या BRT मंसूबा मुकम्मल होने की कोई तारीख है भी या नहीं। हमें मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की जाए, बताएं मंसूबे की असल लागत क्या थी, कब शुरू हुआ, कब मुकम्मल होना था। ये भी बताया जाए कि अब तक मंसूबे की कितनी लागत बढ़ चुकी है। इन सवालों के जवाब में पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील ने अदालत को बताया कि हम ये तमाम तफसीलात फराहम कर चुके हैं, जिस पर जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए कि मंसूबा 2017 में शुरू हुआ और तकमील की मुद्दत 6 महीने थी। उन्होंने सवाल किया कि BRT मंसूबा अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि मंसूबे के डिजाइन में मुतादिद बार तब्दीलियां करना पड़ी, जिससे ताखीर हुई। उन्होंने अदालत को बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड देखे बगैर फैसला दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी तो दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त ही नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद FIA को BRT मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया और BRT मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ये दूसरी बार है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जाकर BRT मंसूबे पर तहकीकात रुकवाई हैं। इससे पहले जुलाई 2018 को भी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद ने JUIF के रहनुमा अमानुल्लाह हक्कानी की दरख्वास्त पर नैब को पेशावर मेट्रो में होने वाली बेकायदगियों की तहकीकात का हुक्म दिया था, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पर अमल दरामद रुकवा दिया था, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 के फैसले में पेशावर मेट्रो के मंसूबे के हवाले से बदइंतजामी और बगैर मंसूबाबंदी के मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने पर FIA को 45 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया, जिस पर अब दोबारा स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया गया। मगर FIA ने पेशावर हाई कोर्ट में BRT की तहकीकात की रिपोर्ट पहले ही जमा करा दी है, जिसमें अदालत की जानिब से पूछे गए 58 सवालात के जवाब दिए गए हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहकीकात की रिपोर्ट सामने आएगी या नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बहुत अहम खबर की। इस्लामाबाद में 28 जनवरी को नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कुछ नौजवानों ने मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया था। इस मुजाहरे के दौरान 23 के करीब नौजवानों को एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने आज उनकी दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और इस दौरान उनके अहम रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने डिप्टी कमिश्नर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे और मौजूदा हुकूमत से ये तवक्को नहीं थी। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने पूछा कि क्या आपने FIR पढ़ी है, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है जिसमें दहशतगर्दी की तारीफ बयान की गई है। चीफ जस्टिस ने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि आप सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इसका काम लोगों की हिफाजत करना है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सवाल किया कि आप किसी के मुहिब्बे वतन होने पर कैसे शक कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आईनी अदालतें इस मामले पर आंखें बंद कर लेंगी, इस मुकदमे की तह तक जाएंगे। अगर हुकूमत ने कुछ गलत किया है तो उसे माने। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद पुलिस की सरबराह की अदालत में गैर हाजिरी पर बरहमी का इज़हार किया और हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद साथ बैठकर इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं, इस मामले को देखें और रिपोर्ट दें। जिसके बाद अदालत ने तमाम मुल्जिमात की जमानत बाज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया और केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आए हैं, जिस पर हुकूमत को सोचने, गौर करने और गद्दार करार देने के कल्चर के खात्मे के लिए मस्बत इकदाम की ज़रूरत है, क्योंकि कोई शख्स
अगर अपने हक के लिए बात करता है या किसी भी मामले पर जहां उसे लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ और वो उसके लिए आवाज़ उठाता है, या वह हुकूमत के किसी फैसले से इख्तिलाफ राय रखता है और उसका इजहार कर देता है, किसी शख्स को ये लगे कि उसके साथ ज्यादती हुई है या उसकी हक तलफी हो रही है, जिस पर वो हुकूमत के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए और उसके लिए पुरअमन तरीका कार अपनाए, फिर उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए, दहशतगर्दी की सनद दे दी जाए, तो ये मामले का हल तो नहीं है। बात तो सुनने से बनती है, इजहार राय पर पाबंदी से नहीं, जबान बंद कर देने, आवाज़ दबा देने और गद्दार करार देने से नहीं बनती। अगर रियासत को लगता है कि किसी के खिलाफ वाकई बगावत का मुकदमा बनना चाहिए या कोई शख्स मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस है, तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा बनाया जाए, अदालत में पेश किया जाए और जो भी फैसला हो वो कानून के मुताबिक हो और रियासत हकाइक अवाम के सामने लेकर आए, अवाम को एतमाद में ले। अगर रियासत ऐसा करेगी तो शहरी भी उसके फैसले में उसका साथ खड़े होंगे। बगावत जैसे कवानीन तो बरतानिया ने माजी में अपनी कॉलोनियों में लागू किए थे, जिससे वहां भी काफ़ी अरसे पहले मनसूख किया जा चुका है। पाकिस्तान में इस कानून के हवाले से दोबारा वजाहत की ज़रूरत पर इंसानी हुकूक की वज़ीर शेरी मज़ारी ने जोर दिया है। अपनी ट्वीट्स में उन्होंने तज्जियाकार रीमा उमर के आर्टिकल से इत्तफाक किया है। रीमा उमर ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि इस तरह के कवानीन बरतानिया ने अपनी कॉलोनियों में लागू किए थे और बरतानिया ने लॉ कमीशन की सिफारिश पर बगावत के जुर्म को 2009 में मनसूख कर दिया था। उस वक्त उनके वजारत इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी ने कहा था कि बगावत, इस्तेहसाल और बदनामी के इर्तकाब जैसे जराइम को कानून को मनसूख करने का वक्त है। उस दौर में आज के दौर की तरह इजहार राय की आज़ादी को हक नहीं समझा जाता था। इसी तरह के कवानीन सियासी नाराज़गी को दबाने और प्रेस की आज़ादी को महदूद करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस आर्टिकल पर डॉक्टर शेरी मज़ारी ने अपने ट्वीट्स में लिखा कि रीमा उमर से अक्सर मुत्तफिक नहीं होती हूँ, लेकिन नौ आबादियाती कवानीन जैसे FCR और बगावत के कवानीन एक आज़ाद जमहूरी रियासत में माजी की गलतियाँ हैं। हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि नौ आबादियाती कवानीन शहरियों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए थे। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नौ आबादियाती दौर के कवानीन के साथ एक आज़ाद रियासत नहीं चल सकती। बगावत की दोबारा वजाहत की ज़रूरत है। उसका इस्तेमाल हुकूमत और रियासत के खिलाफ हथियार उठाने और तशद्दुद की सूरत में होना चाहिए। डॉक्टर शेरी मज़ारी ने बड़ी अहम बातें की हैं, मगर वो खुद इस वक्त हुकूमत में है, उनके पास इंसानी हुकूक की वजारत है, उन्हें इस मामले की संगीनी का अंदाज़ा भी है। उम्मीद है वो इस हवाले से कानून साजी भी करेंगी और वज़ीर आज़म इमरान खान इस कानून साजी के हवाले से उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।